होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, अगर जो किसी भी बोर्ड में अगर जो जिस सिलेबस में अगर जो हमारा मेंशन है किरचॉफ लॉ यानी चैप्टर अगर जो ये वाला मेंशन है, तो इस चैप्टर में ये वाला पॉइंट जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए 10 to 12 मार्क्स आपके यहाँ से बोर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है, एक क्वेश्चन आपका जो है मल्टीपल चॉइस में यहीं से पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में होता है और एक लॉन्ग सर्किट टाइप का आता है, सर्किट वाला भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसको मान के चलिए इससे क्वेश्चन एक आपको मिलेगा, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ जो होते हैं, किरचॉफ, देखो इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, KCL, मतलब किरचॉफ सर्किट लॉ, ठीक है। ये डिवाइड होता है हमारा दो पार्ट में। किरचॉफ लॉ दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है फर्स्ट लॉ, एक होता है हमारा सेकंड लॉ। तो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ बेस्ड होता है हमारा करंट पर, ठीक है, एंड सेकंड लॉ हमारा बेस्ड है वोल्टेज पर, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं पहला वाला लॉ कैसे क्या होता है सिस्टम, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर जो मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं, ये मैंने कोई पॉइंट मान लिया, यहां से अगर जो करंट 2 एम्पियर जा रही है, यहां से 3 एम्पियर करंट जा रही है, तो यहां पर कितनी करंट हो जाएगी आगे बढ़ के, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है, 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर हो गए। मतलब क्या है, अगर जो हम इनका एल्जेब्रिक सम कर दें, ठीक है, एल्जेब्रिक सम मतलब कि आपको डायरेक्शन वाला सेंस होना चाहिए। अगर जो हम इस जंक्शन के यहाँ इसकी रिस्पेक्ट में अगर जो सम करें तो क्या होगा हमारे पास, 3 + 2 = 5। देखिए यहाँ पर हो गया। अब एल्जेब्रिक सम की बात करते तो एक ही साइड में सब कुछ होता है, तो 3 + 2 - 5 = 0 हो गया कि नहीं, 5 - 5 0 आ गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली करंट्स है, यानी जितनी भी करंट हमारी इंटर करेंगी या जितनी भी करंट आगे बढ़ेंगी, ठीक है, जितनी भी करंट जा रही है आ रही है, इन सभी का सम अगर जो हम लेकर चले तो वो कितना होगा हमारा, 0 होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बन सकती है हमारी, देखिए द algebraic sum of current at any junction is 0, ठीक। मतलब क्या है, समेशन i = 0, ठीक है। क्वेश्चन आपको करवा ही दिया हमने यहाँ से, जैसे कि अभी बताया था। अब एक और समझ लीजिए, जैसे एक कोई पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से कुछ इस टाइप का हमने बना दिया, ठीक है। क्या सिस्टम, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, और यहाँ से हम ले लेते हैं 1 एम्पियर। और तुमसे अगर जो इस वाले पोर्शन की वैल्यू पूछ ले तो कैसे निकालोगे, क्या करेंगे, यहाँ पर एल्जेब्रिक सम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी करंट आ रही है, ठीक है, कौन सी करंट आ रही है। तो आने वाली कौन सी करंट हमारी, 2 और 3, तो 2 + 3, ठीक है, = जाने वाली करंट। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, पार्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट, 4 + 1, एंड यहाँ से हमने इसको x मान लिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 + x 0। यहाँ पर क्या कीजिए, इसकी जो है वैल्यू क्या कीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए, या ये जो 4 लिखा है हमारे पास 3 कर लीजिए, क्योंकि वैल्यू आएगी नहीं इस तरह। तो ये हमने 2 मान ली, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 1, यानी यहाँ से कितनी करंट जाएगी, 1 एम्पियर, ठीक है। समझ गया कि नहीं। अगर जो हमारे पास कोई सर्किट आ गया कुछ इस टाइप का बना हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन सी करंट आ रही, कौन सी करंट जा रही है, और उनका सम। तो यहीं से अगर जो हम एक डिफिनेशन लिखना चाहे तो दूसरी एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द करंट इंटरिंग is equal to the current
लीविंग द जंक्शन। ठीक, यहां देखिए यही तो रूल लगाया हमने, देखिए यहां से तो जितनी करंट आ रही उनका ये साइड कर दिया, इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। कौन कौन सी करंट बाहर जा रही, ये वाली जा रही, ये वाली जा रही, ये वाली जा रही, तो इक्वल टू इतना कर दिया हमने, तो हमारे पास इतना वाट आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं इसके बारे में। ये नॉर्मली हमारा जो ये होता है ये बिल्कुल आसान होता है, इसमें कोई भी बिल्कुल आसान है, सब लोग कर लोगे। लेकिन जब सेकंड वाला पार्ट आता है, सेकंड वाला किरचॉफ का सेकंड लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी से जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। यहां से लेकर आपका ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स तक अगर जो आप लेंगे कहीं पर, तो वहां पर भी जो है किरचॉफ के सेकंड लॉ का यूज होगा, बहुत ज्यादा उसका यूज होता है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इतना आपने नोट कर लिया है। अब देखिए आगे समझिए। ठीक है, जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है, देखिए बोर्ड में जो है जो आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में होता है, उसमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ऑन विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन किरचॉफ यानी किरचॉफ सर्किट लॉ, किरचॉफ सर्किट लॉ, ए फर्स्ट किरचॉफ सर्किट लॉ बेस्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां पर देखिए हमने क्या बताया, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या होता है, करंट पर बेस्ड है, करंट पर बेस्ड है, तो करंट किससे, अगर जो करंट की बात करें तो कैसे क्या मिलकर बनता है, चार्ज से ही तो बनता है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा पोटेंशियल। तो देखिए अगर जो हम धारा की यहाँ पर करंट की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर जो वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज पर क्या होता था हमारे पास, वोल्टेज वाले में हमारे पास ये वोल्टेज, अगर जो इसकी वैल्यू बात करें तो ये कांस्टेंट रहता था। कब, जब हम सर्किट डेरिवेशन करते थे पैरेलल और सीरीज का, तो यहाँ पर क्या होता था, करंट की वैल्यू सेम रहती थी हर पॉइंट पर। जब किसकी बात करते थे हम, सीरीज की बात करते थे, और वही जब पैरेलल में चले जाते थे तो वहाँ पर पोटेंशियल सेम रहता था। तो अगर जो हम इसकी बात करें तो ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर जो इसकी बात करें हम तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी जो है आगे जब सेकंड लॉ बताएंगे तब इसको थोड़ा डीपली बताते हैं आपको। ठीक है, कैसे क्या सिस्टम है, अभी के लिए आप ये याद कर लीजिए कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है किस पर है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है पेपर में, क्या होता है, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो डिफिनेशन इसकी क्या होती है हमारी, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये हो सकता है हमारे पास। चलो नोट कर लो जल्दी से। करेंगे किरचॉफ के सेकंड लॉ की। देखिए अगर जो हम कोई सर्किट बना ले, समझ लीजिए यहां पर ये हमने V वोल्ट ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, A B C D। ठीक है, बिल्कुल वैसे समझ लीजिए, इसे सीरीज और पैरेलल में आप सॉल्व करते हैं। पहला करंट पर था, दूसरा वोल्टेज पर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पर अगर जो हम इस पार्ट की बात कर ले, एक डायरेक्शन हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि हमने ये वाला डायरेक्शन ले ली। ठीक, क्या हमने किया, एक लूप बना दिया। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, अगर जो हम यहाँ पर बात करें किरचॉफ सेकंड लॉ की, सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट क्या है, हेडिंग इसकी समझ लीजिए कैसे क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या फिर हम इसे कहते हैं लूप लॉ। ठीक है, लूप लॉ,
ठीक है, कैसे क्या है हमारे पास ये एक लूप बनाया हमने, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक लूप ला कहते हैं इसको। ठीक है, अब ऐसे समझिए, अगर जो हम कोई एक डायरेक्शन लेकर लूप बना दे, ठीक है, किसी डायरेक्शन लेकर लूप बना दे, तो ये बताइए अगर जो हम यहाँ से यहाँ तक गए और यही इस पॉइंट पर वापस आ गए तो क्या होगा हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू, अगर जो हम सम की पूरे टोटल सम की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी मतलब क्या, हमने यहाँ से क्या किया, देखिए हम यहाँ से चले VA से और फिर वापस से लौटकर कहाँ पर आ गए, VA पर आ गए, तो ये 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, हम यानी बात क्या करेंगे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल इन अ होल क्लोज लूप, यानी पूरे टोटल लूप में अगर जो हम एल्जेब्रिक सम निकालें किसका, पोटेंशियल का, तो क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ द potential in any closed loop or circuit, the algebraic sum of the potential in any closed loop or circuit is 0। ठीक है, यानी VA और फिर से VA पर आ गए, क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसा समेशन V इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, समेशन V इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये आपकी मेन डिफिनेशन हो गई। अभी अप्लाइड डिफिनेशन आपको बताएंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सर्किट भी डिफरेंट करना पड़ेगा, तब वो अप्लाइड वाले आपको बताएंगे। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अप्लाइड वाला कैसे हम यूज करेंगे। यहाँ पर ऐसे समझिए, आप पहले हम सर्किट बना देते हैं। ठीक है, सर्किट में जो है मैथमेटिकल मेथड करने के बाद आपको थ्योरी बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अगर जो आपके एग्जाम में आता है तो वो दोनों थ्योरी लिख दीजिएगा और जो अभी बताएंगे ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आप जितनी अच्छी थ्योरी लिखेंगे वहां पर आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, जितना अच्छा जो है आप टीचर को अंडरस्टैंड करवा देंगे उतना जल्दी जो है आपको नंबर मिलेंगे। ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया एंड ये वाला हमने मान लिया R3। ठीक है, अब पॉइंट भी दे दीजिए A B C D एंड E और F। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब डायरेक्शन आपको लेनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली हमने मान ली। ठीक है, ठीक है, अब करंट अगर जो हम यहाँ पर बात करें, देखिए अगर जो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या लिखा, E1 लिखा है, E2 लिखा है, यानी E1 E2 हमें बता रहा है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर जो यहीं पर E और E लिखा होता तो वही करंट की वैल्यू हमारी सेम होती, लेकिन E1 E2 इसलिए करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। ऐसे समझिए, अगर यहाँ पर बात करें तो हमारे पास करंट निकलेगी I1, फिर यहाँ पर अगर जो बात करें तो करंट कितनी निकलेगी, I2। ठीक है, अब आप समझिएगा, अगर जो हम इस करंट को आगे बढ़ाएं, ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे तो जब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगी तो ये करंट इस साइड नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इस साइड से हमारे पास ये करंट आ रही है I2। ठीक है, तो क्या होगा, ना ये वाली करंट ऊपर जाएगी ना ये वाली करंट इस साइड जाएगी। क्या होगा, ये वाली करंट हमारी नीचे आ जाएगी। ठीक है, जब नीचे आ जाएगी तो I1 और ये I2 दोनों नीचे आ रही है ना, तो यहाँ की करंट क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। ठीक है, ये करंट क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। इतना पार्ट हो गया। यानी हम यहाँ पर बात करें तो कौन सी करंट जा रही है हमारे पास, I1 प्लस I2। इसी तरह ये करंट आगे बढ़ेगी, हम इसको इक्वल टू I3 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ी I3, यहाँ से आगे बढ़ी I3, यहाँ पर पहुंची I3। अब देखिए यहाँ से जो करंट जिस साइड से आई थी उसी करंट उसी साइड में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर पहुंची कौन सी हमारी, I2 थी, यहाँ पर I2 निकली थी तो I2 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और I1 कहाँ से, इसी डायरेक्शन से ऊपर चली जाएगी और वो अपनी डायरेक्शन में
मुड़ जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी I1, ये I2 हो गए। ठीक है, ये हमारी I3 यानी हमारी समेशन, अगर जो ये दोनों वैल्यू पता चल जाएगी तो ये वाली हमें आराम से पता चल जाएगी। देखिए अब लगाते कैसे है, क्या रूल आपको हमने क्या बताया था, एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम याद करना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, हमें डायरेक्शन का सेंस रख के चलना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए E1 की अगर जो बात करें, E2 की बात करें, देखिए E1 इस साइड जा रही है और E2 भी उसी डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन हम इस साइड तो जा नहीं सकते। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अभी लूप आपको बताया था, यहाँ पर क्या करेंगे, आप लूप बना लीजिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लूप बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से लूप बना ले रहे हैं। अब इसका क्या मतलब, हमने इस साइड से बना दिया, तो यानी मतलब क्या, हमारी डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, हमने कौन सी डायरेक्शन ले ली, ये वाली डायरेक्शन ले ली। थोड़ा इसको और बढ़िया बना दे, ये वाली डायरेक्शन हमने ले ली। ठीक है, मतलब क्या है, करंट कैसे चलेगी हमारी, ऐसे। ठीक है, क्या मतलब है, करंट ऐसे चलेगी। ठीक है, ये वाला मतलब हो गया यहाँ से लूप बनाने का। देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ से करंट ये I1 चली, करंट I1 यहाँ से चली। ठीक है, तो वापस लौटकर जब आएगी तो किस में जाएगी, R1 के पास जाएगी कि नहीं। तो यहाँ से अगर जो हम लिखना चाहें I1 R1 लिखेंगे। ठीक है, समझिएगा, पहले ये करंट आगे जाएगी ऐसे घूमते घूमते। अभी हम कौन से, इसके इस वाले लूप की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस वाले लूप की। कौन से लूप का हो गया, A B C D की बात कर रहे हैं। ठीक है, ABCD क्लोज्ड लूप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। समझिए यहाँ से आगे बढ़े, ये वाला इतना पार्ट हम ले रहे हैं, सिर्फ अभी नीचे वाले बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। तो करंट ये हमारे पास कैसे आए थे, पूरे पहले समझ लीजिए कहाँ से कौन करंट आई। यही करंट वापस यहाँ पर आई है, तो कहाँ पर गई, इसमें है, इससे मल्टीप्लाई हुई है, तो I1 R1 लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर आगे समझिए, फिर जब आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ से कौन सी आ रही है, I2 आ रही है, I2 आ रही है। लेकिन क्या है, अगर जो हम ये डायरेक्शन ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में कहाँ है, ये वाली डायरेक्शन ले रहे हैं हम, तो इस डायरेक्शन में ये नहीं है, इसके अपोजिट डायरेक्शन से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन से चल रही है। तो वही करंट कहाँ पर आई है, I2 में। ठीक है, यही I2 क्या है तुम्हारी, R2 से होकर जा रही है, तो माइनस का I2 R2 हो जाएगा, इक्वल टू, आप समझिए यहाँ से कौन सा हमारे पास सेल लगा है, E1 सेल लगा है, और यहाँ पर E2 लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा E1। ठीक है, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा सेल हमारा रहा, E2 अपोजिट में है। अगर जिसकी डायरेक्शन अलग होती, उस साइड होती, तो ये ऐड हो जाता, लेकिन इसी साइड में आ रहा है, और हमने क्या डायरेक्शन ली, ये वाली, तो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट है, इसीलिए माइनस का E2। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया हमारे पास। अब अगर जो हम नीचे की बात करें इसी तरह से, कौन से, D C E F क्लोज्ड लूप की बात करें, अगर जो देखिए यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पर इस सेल का काम खत्म गया, काम से ये बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये वाला इतना पार्ट बचा। ठीक है, अगर जो हम सेकंड लूप की बात करें तो सेकंड लूप में क्या होगा, कौन से करंट जा रही है हमारी I3, और कौन सा लूप ले रहे हैं, हमने ऐसे लूप लिया है। ठीक है, देखिए थोड़ा वीडियो में मिस्टेक होती है, इसलिए मैं इसको दोबारा आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सेकंड वाले लूप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला टर्म छूट गया था। देखिए I3, अगर जो I3 की बात करें तो कौन सा मल्टीपल होगा यहाँ पर, I3 R3। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस का I3 R4, है कि नहीं। और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर कौन सी करंट आ रही है, देखिए I3 थी, अब जब यहाँ पर I3 पहुंची तो I3 किस में डिवाइड हो जाएगी, I1 प्लस I2 में। तो I1 कहाँ चली जाएगी, अपनी डायरेक्शन में चली गई, I2 क्या हो जाएगी, इस साइड आ गई। तो आगे कौन सा हमारे पास मल्टीपल होगा, I2 और R2 का मल्टीपल होगा, इज इक्वल टू कौन सा हमारे पास EMF है, E2। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। इसके थ्रू अगर हम थ्योरेटिकल इसको बताना चाहे तो कैसे क्या बता सकते हैं, ऐसे समझिए, क्या बताया हमने कि एल्जेब्रिक सम पहले करें। सबसे पहली बात क्या है, हमारे पास एल्जेब्रिक सम ले रहे हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ले रहे हैं, तभी तो हमने माइनस किया है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम में क्या हम लिख सकेंगे, ऐसे समझिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, अब यहां से कोई पार्ट ले रहे हैं, कोई सेक्शन, हमने ये वाला सेक्शन ले लिया, ऑफ एनी सेक्शन। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ एनी सेक्शन, द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड विद द प्रोडक्ट ऑफ R टू I, R यानी रेजिस्टेंस लिख दीजिए, टू करंट। मतलब यहां से क्या हमने बताया,
द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस टू करंट, यानी रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीपल करके उनका हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीपल करके उनका हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। और फिर जब एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, टू, देखिए क्या लिखा हमने, द एल्जेब्रिक सम ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द एनी सेक्शन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टू करंट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, द इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF ऑफ सेल। देखिए वही हो गया कि नहीं। अब अगर जो आप यहां पर थोड़ा सा अगर जो आप दिमाग लगाएं तो ये क्या लिखा है हमारे पास, I इंटू आर क्या होता है, V, I इंटू आर V, ये क्या है हमारे पास, पोटेंशियल, ये भी तो एक तरह का पोटेंशियल है। तो V आ रहा है कि नहीं हमारे पास, सब V की वैल्यू आ रही है यहाँ पर। देखिए तो अगर जिनके एल्जेब्रिक सम की बात करें तो ये सारा हमारे पास टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। जितनी वैल्यू यहाँ पर होगी उतनी वैल्यू इस साइड होगी हमारे पास। अगर जो पूरी कैलकुलेशन कर लें, जितनी वैल्यू E1 माइनस E2 की आएगी उतनी ही वैल्यू हमारे पास जब इसका लिखेंगे उतनी वैल्यू आएगी। तो इस पार्ट में से जब इस पार्ट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो यही क्या प्रूव कर रहा है हमारे पास, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास इतना पार्ट। ठीक है, तो यहां से इसको इतना नोट कर लीजिए। फिर जो है इसके आगे का थोड़ा एक और पार्ट इंपॉर्टेंट बताते हैं जो 2 नंबर से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से, इसको ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, आप समझिए, आपसे यहाँ पर कुछ 2-3 पॉइंट हम लिखवाएंगे। ठीक है, उसके बारे में आप समझ लीजिए। जैसे कि अब यहाँ से हम इसको जो है मिटा दिए दे रहे हैं। जैसे कि किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की यानी केसीएल फर्स्ट लिखे दे रहे हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम कह सकते हैं करंट लॉ भी कह सकते हैं, इसको करंट लॉ। ठीक है, धारा का नियम हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, करंट लॉ हो गया। और सेकंड की अगर जो बात करें हम तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, वोल्टेज लॉ। और फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर जो सेकेंड लॉ की बात करें हम, यहां से तो ये समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आराम से हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि एनर्जी क्यों बोल दिया हमने, एनर्जी का क्या रिलेशन है, यहां से कैसे हो सकता है। तो आप क्या पढ़ते थे, किसी चार्ज को किसी फिक्स्ड पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ता है मुझसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं कि नहीं। तो वहां पर फॉर्मूला क्या लिखते थे, P इक्वल टू W/Q। तो क्या हो रहा है, किसी चार्ज को मूव करवाना पड़ रहा है कि नहीं, तो एनर्जी कुछ लग रही है कि नहीं, लग रही है कि नहीं एनर्जी हमारी कुछ। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लग रही है, कुछ वर्क करना पड़ता है, वर्क का ही फॉर्म क्या होता है हमारा, एनर्जी होता है। ठीक है, तो इतना पार्ट हो गया है। जल्दी से इसको जो है यहाँ पर अगर जो आपने ना ये नोट किया हो तो नोट कर लीजिए, और फिर हम जो है एक न्यूमेरिकल आपको इस पर करवाते हैं। ठीक है, किरचॉफ लॉ पर बेस्ड। ये न्यूमेरिकल है बिल्कुल आपका, जैसे अभी हमने किरचॉफ लॉ बताया है बिल्कुल सेम एज इट इज हमारे पास दिया हुआ है। तो लगाइए बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे प्रोसेस अभी हमने बताया वैसे प्रोसेस कर दीजिए। यहाँ से कौन सी करंट गई, यहाँ से हमें I1 और I2 की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, यहाँ से I2 गई। ठीक, ये कौन सी होगी मेरी, I3 हो गई। ठीक है, I3 हमारी क्या है, I1 प्लस I2। इसको बाद में मेंशन कर देंगे, पहले लगाने के टाइम पर नहीं करेंगे इसे। ठीक है, समझिए, देखिए क्या बताया हमने, I1 गई, इसमें मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो 1 इंटू I1। ठीक है, फिर यहाँ से डायरेक्शन इसकी अलग होगी I2 की, तो क्या हो गया माइनस का 1 इंटू I2। फिर क्या था, सम ऑफ EMF
एल्जेब्रिक सम यानी 3 में से 2 चला जाएगा, यानी 3 माइनस का 2, तो यहाँ से I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास। अब सेकेंड लूप में देखेंगे, ये कौन सा था हमारे पास, ABCD लूप, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्लोज सर्किट देखेंगे, CDEF लूप। यहाँ देखिए कैसे होगा, हमारे पास I2 गई है, I2 कहाँ से गई है, देखिए 3 की बात करें तो 3 पर कौन सी करंट जा रही है हमारी, I3 प्लस 2I3, फिर आगे बात करेंगे तो 1 प्लस का 1I2, यहाँ से कौन सी करंट जाएगी, I2, यहाँ से क्योंकि ये I1 चली गई, ये I2 में डिवाइड होगी, इस साइड आ गई, इज इक्वल टू कितना ईएमएफ जुड़ा है हमारे पास, 2 वोल्ट, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, कहा है कि ये I1 प्लस I2 यहाँ पर रख दीजिए, 3I1 प्लस I2, इस तरह यहाँ पर 2I1 प्लस I2 प्लस I2, 2 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 and 2 5I2, I1 3I2 और यहाँ से 2I2 यानी 5I2 और ये I2 6I2 इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। तो इक्वेशन हमने इसको फर्स्ट मान ली, इसको मान ली सेकेंड। अब सॉल्व कर ले, यहाँ से I1 की अगर जो हम वैल्यू निकालें तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस 1, तो इसको हम मानने ले रहे हैं, इसको फर्स्ट मान लीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए वैल्यू, I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, I2 माइनस प्लस इतना पार्ट प्लस 6I2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से देखिए 5I2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 और यहाँ से प्लस का 6I2 इज इक्वल टू 2। तब देखिए यहाँ से ये इस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और ये ऐड होकर कितना हो जाएगा हमारे पास 11I2 इज इक्वल टू 5 में से 2 गया, यानी 2 में से 5 गया, यानी माइनस का 3, तो I2 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 3/11 हो गया। अब I1 निकाल लीजिए, तो I1 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 3/11 प्लस 1, यानी 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 11 में से 3 गया 8/11। तो ये I1 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई। अब I3 की बात करेंगे तो इनको ऐड कर देंगे, वही हो जाएगी। तो 3 ओम से कौन सी पास होगी, जो इनका सम होगा, ठीक है। यहाँ से कितनी पास हो रही है हमारे पास, माइनस का 3/11, और यहाँ पर बात करें और यहाँ पर बात करें तो कितना हो जाएगा 8/11, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं, ऐसे आप सॉल्व करते तो इतनी जल्दी आसानी से नहीं कर पाते, लेकिन ये वाला बिल्कुल आसान मेथड कर देगा।